तो हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़े अभी। हाँ सर। सर तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले परसेंट कंपोजिशन के ऊपर में, और फिर परसेंट कंपोजिशन के बाद में हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, तो परसेंट कंपोजिशन जो होता है ये बहुत ही सिंपल सा, ज्यादा कोई टफ नहीं है। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, अभी लेटेस्ट में आप लोग के 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा है ना, तो रिजल्ट लगने के बाद आपने खुद के परसेंटेज निकाले हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी परसेंटेज हमें निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें परसेंट कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कितना है, देन पूछा जाएगा परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितना है, देन पूछा जाएगा परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो अब हम परसेंट कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग परसेंट निकालते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है कि भाई पहले तो ये जो चीज है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, इसका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें से कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और आप लोग का ऑक्सीजन कितना है, ये हम लोग को उसके परसेंट कंपोजिशन से हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? पहले CA का वेट कितना होता है? 40 बराबर है, तो CA का वेट हो रहा है 40 प्लस कार्बन का वेट 12 और ऑक्सीजन का वेट 16 into 3। 16 into 3। ठीक है, तो टोटल इसका वेट कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 40। क्लियर है? टोटल कितना हो रहा है ये? 100 हो रहा है, राइट। तो ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आपको पूछा जाएगा कि भाई परसेंट कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इसमें कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे आ तो 100 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये 100 मॉलिक्यूलर वेट है CaCO3 का, और ये 100 CaCO3 में कैल्शियम कितना है 40। तो मतलब परसेंट कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है? देन कार्बन, तो कार्बन कितना है, कितना कार्बन है, टोटल वेट कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का टोटल वेट कितना है 48 है, राइट। तो ये इनके परसेंट कंपोजिशन हो जाते हैं। अब वैसे हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप परसेंट कंपोजिशन काउंट डाउन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4 डॉट 4 टाइम्स ऑफ H2O या 5 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ H2O है। ठीक है, चलो अब इसका परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करना है हर एक एलिमेंट का। तो बताओ यार कितने एलिमेंट है जिसका परसेंट कंपोजिशन आप काउंट करेंगे? कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहला कौन सा है? CU। देन नेक्स्ट कौन सा है? देन नेक्स्ट कौन सा है? O। एंड नेक्स्ट कौन सा है? H। ओके, तो अब इन सबके परसेंट कंपोजिशन निकालने हैं, तो बताइए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मास निकालेंगे, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो चलो बताओ CU का मास कितना होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर पता है ना आपको कितना होता है? छोड़ो, इसका मास मैं बता देता हूँ। इसका मास हम ले लेते हैं 63.5। कितना मास है कॉपर का? 63.5। लेटर ऑन, देन नेक्स्ट सल्फर का कितना है? CU के बाद में S है ना 32। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा है आपका? O का मास कितना है? 64। O का मास होता है 16/4। देन 5 टाइम ऑफ H2O का मास कितना होता है? H2O का मास कितना होता है टोटल? 18।
18, तो 18 को 5 टाइम्स लेना है, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर 18/5। तो चलो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 63.5 प्लस 32, 16/4 इज 64 प्लस 18/5 कितना हो जाएगा वो 90। 90। क्लियर है? हाँ चलो टोटल करो अभी, टोटल कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6, 6 और 3 9, देन ये आ जाएगा 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6, ठीक है 249.5 249.5 249.5 आ रहा है, 249.5 इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। अब हम परसेंट कंपोजिशन ऑफ कॉपर लिखेंगे, तो भाई परसेंट कंपोजिशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो परसेंट कंपोजिशन निकालना सिंपल है, मास ऑफ एलिमेंट। देखिए परसेंट कंपोजिशन का एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, परसेंट कंपोजिशन का हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट चॅप्टर कोणता चालू आहे केमिस्ट्रीचा मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो चलो कॉपर का बता, तो कॉपर का मास कितना दिया है, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, यही हमारा फॉर्मूला होगा। तो मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, अरे हरीश तट से जरा म्यूट कर बरा, हरीश कौन है ये हरीश। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बताइए इसका टोटल क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 25.45 25.45% आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ लेटर ऑन परसेंट सल्फर का, तो फॉर्मूला वही होगा, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ तो मास ऑफ सल्फर कितना है हमारे पास 32, मॉलिक्यूलर मास कितना है 249.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो चलो बताइए कितना होगा 12.82 12.82, वेरी गुड, ठीक है। अब परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर होगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यार टोटल, हाँ 64 और ये क्या, अच्छे से बताओ। H2O में भी है ना, H2O में भी है ना वो, हाँ फिर टोटल बता दो कितना है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने चेक करो फॉर्मूला में, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 और ये 5 कितने हैं 9 ना, तो 9 इंटू 16 कर लो सीधा सीधा, डिवाइडेड बाय कितना है 249.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बता दो 144 अच्छा टोटल मास बता रहे हो क्या ऑक्सीजन का, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ 144। तो बताओ अभी क्या आ जाएगा परसेंट कंपोजिशन 57.71 57.71, ओके। लेटर ऑन अब मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं 10, और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मतलब टोटल मास 10 हो जाएगा, बराबर है। तो बता हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 4 राइट। तो ये हमारे आंसर से समझ में आ रहा है किस तरह से निकालना है परसेंट कंपोजिशन, हाँ सर, हाँ सर गुड, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे परसेंट कंपोजिशन। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म है इसकी जरा कॉन्सेप्ट ध्यान में ले लेते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, राइट? इंपिरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट द सिंपल होल नंबर रेशो। ये सिंपल होल नंबर रेशो होता है। ओके, इट इज द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एन एटम्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके इन अ कंपाउंड ऑफ वेरियस एटम्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। ओके देन, तो ये क्या होता है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5OH, ये जो कंपाउंड है, ये जो है इट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ध्यान में रखना, मैंने डेफिनेशन आप लोगों को इंपिरिकल फॉर्मूला की बताई है, लेकिन एग्जांपल में मैं आप लोगों को C2H5OH जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ध्यान में रखना ये इंपिरिकल फॉर्मूला नहीं है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट अगर मुझे इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो लेना पड़ता है। सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसका इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, सो इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, मे बी नॉट कंफर्म, बट मैं मे बी बता रहा हूं। जैसे यहाँ कार्बन आपको किसने दिखाई दे रहे, 2, हाइड्रोजन 6 और O एक हो, राइट? अगर मैं इसमें कुछ ले लेता हूं तो इट कैन बी C1H3O हो सकता है। तो ये जो चीज होगी, ये देखिए यहाँ पर रेशो क्या हो रहा है, 2:6:1। यहाँ पर रेशो क्या हो रहा है, 1:3:1। समझ में आ रहा है? मतलब रेशो ऑफ एटम्स ये क्या बेयर कर रहे हैं, सिंपल होल नंबर रेशो बेयर करते हैं। तो ऐसी चीजों को हम इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आ रहा है इंपिरिकल फॉर्मूला? Yes, sir. समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा ये, इट गिव्स द एग्जैक्ट number of various atoms in a compound। ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल C2H6 क्या हो जाएगा, इट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर पूरा दिख नहीं रहा, दिख नहीं सर रहा दिख है? नहीं रहा। दिख रहा है सर। चेक कीजिए, अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा, हाँ सर दिख रहा। तो ये होता है हमारी पूरी की पूरी जानकारी रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इन दो चीजों का, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ओके, तो देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बता देता हूँ और ये स्टेप्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1 होता है दैट इज परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एटम्स इन कंपाउंड। ये या तो आप लोगों को दिए हुए रहेंगे या फिर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो स्टेप 1 ये होता है कि भाई हम लोग को परसेंट कंपोजिशन निकालना होता है डिफरेंट आइटम्स का जो कि कंपाउंड्स में रहते हैं। या तो ये दिया हुआ रहेगा या फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अरे हाँ है ना। जो होता है वो होता है कैलकुलेट एटॉमिक रेशो। आप लोग को क्या निकालना होता है? एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला होता है परसेंट कंपोजिशन, जिस भी एलिमेंट का रहेगा परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? ओके, स्टेप 2 हम क्या निकालेंगे? एटॉमिक रेशो। और एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, देन स्टेप 3। स्टेप 3 जो रहेगा वो रहेगा या तो सिंपल रेशो या फिर इसको ही कहा जाता है लीस्ट रेशो। ओके, सिंपल रेशो या लीस्ट रेशो आप लोग को निकालना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? जो परसेंट कंपोजिशन रहेंगे ऑफ ईच एलिमेंट, सॉरी परसेंट कंपोजिशन में एटॉमिक रेशो जो रहेगा हर एक एलिमेंट का डिवाइडेड बाय लीस्ट एटॉमिक रेशो। जो सबसे कम वाला एटॉमिक रेशो रहेगा उसको आप डिवाइड करते जाओगे हर एक पर्टिकुलरली एटॉमिक रेशो को। इसको हम कहते हैं सिंपल और लीस्ट रेशो। देन स्टेप 4 अगर रिक्वायर्ड होगा तो इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो होता है होल रेशो। ठीक है, तो होल रेशो क्या होता है? आप लोगों को जो सिंपल रेशो होता है, इफ सिंपल रेशो इज कन्वर्टेड टू होल नंबर, इसको कहते हैं हम होल नंबर रेशो। ठीक है, देन स्टेप 5। स्टेप 5 जो रहेगा वो आप लोगों का रहेगा दैट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। स्टेप 6 जो रहेगा वो रहेगा इंपिरिकल मास। इंपिरिकल आप मास निकालेंगे। देन स्टेप 7 जो रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या तो आप लोग को दिया रहेगा या फिर आप क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर मास के बाद में ध्यान में रखना इधर गिवन और कैलकुलेट, इधर इट इज गिवन और इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा स्टेप 8 और वो रहेगा कैलकुलेट एन। वो रहेगा एन को कैलकुलेट। सर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? कट हो रहा है क्या अभी? हाँ सॉरी। कैलकुलेट एन, एन फैक्टर आप लोग को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, डन। तो एन फैक्टर जो होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास बाय द इंपिरिकल मास। एन का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास। एंड फाइनली हम लिखेंगे स्टेप 9 जो कि रहेगा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो इसमें 9 स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलरली कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, so now let's take the example. एक फर्स्ट क्लास के नाम अरे मोहन थोड़ा सा म्यूट कर रहे बेटा। डन हो गया? समझ में आ गया ना ये? हाँ सर। हाँ सर। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको जरा सा समझ लेते हैं, ये जो की सारी चीजें इनको जरा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए राइट डाउन द वन एग्जांपल। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, लिख लीजिए आप लोग। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव सर कंपाउंड। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वो बेटा कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, थोड़ा सा ना कवरेज में आने की कोशिश करो। ठीक है? सर हाँ, तो क्वेश्चन है अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव 14.31% Na, 14.31% Na मतलब सोडियम। देन नेक्स्ट है सल्फर 9.97% ऑफ सल्फर। देन नेक्स्ट है हाइड्रोजन 6.22% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फुल स्टॉप। Later on, calculate the molecular formula of the compound on the assumption that ठीक है, पहले तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट of the compound is molecular weight of the compound is 322. Okay, so that's all about this one. Clear है? हाँ सर। फिर let's solve it. तो भाई देखिए, जैसे ही आप लोग को पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ चीजें जो रहेंगी जैसे परसेंट कंपोजिशन आप लोग को निकालना है, एटॉमिक रेशो, सिंपल रेशो और होल नंबर रेशो, और ये सारी चीजें ये सब कॉमन रहती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट देखेंगे, कितने एलिमेंट है यहाँ टोटल, कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? सोडियम, सोडियम। देन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? सल्फर, सल्फर, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। राइट। अब इन सब के बारे में कौन कौन सी चीजें दी हुई है हम वो लिखेंगे।
ऐसे टैबुलर फॉर्म में ही लिख लेंगे हम इसको सॉल्व करते टाइम। हाँ, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं, टैबुलर फॉर्म बना देंगे और लिख लेंगे। एलिमेंट्स के बाद में इसका हम परसेंट कंपोजिशन लिख लेते हैं सभी लोगों का। तो चलो बताओ परसेंट कंपोजिशन कितना कितना है। जैसे सोडियम का परसेंट कंपोजिशन कितना दे रहा है 14.31, सल्फर का कितना दे रहा है 9.97 और हाइड्रोजन का कितना दे रहा है 6.22। क्लियर है। अब सबसे पहले आप बताइए क्या करेंगे, जैसे परसेंट कंपोजिशन आप लिखेंगे ना, ये परसेंट कंपोजिशन का टोटल करके देखेंगे कि वो है कितना। ठीक है, वो सबसे पहला काम करो। तो चलो बताओ कितना है ये टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6 21, 2 और 1 3, कितना है टोटल 31.50 है। मतलब ये टोटल 100% आ रहा है क्या सर 30.5। 30.5 आता है क्या पक्का? हाँ 30.50 आ रहा है, तो ये टोटल 100% आना चाहिए ना, आया ना? हाँ लेकिन ये आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कम है, बराबर है, कोई एक एलिमेंट कम है। तो ध्यान में रखना, जब टोटल परसेंट कंपोजिशन का टोटल 100 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो बचा हुआ रहेगा, जैसे ये 30.50 आ रहा है, मतलब बचा कितना है, ये बचा कितना है, बराबर है, ये इतना बचा हुआ है ये। हाँ सर। Right? तो ये बचा हुआ जो परसेंट कंपोजिशन रहेगा दैट विल बी ऑफ द ऑक्सीजन। ये हमेशा किसका रहेगा? ऑक्सीजन का रहेगा। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं कि आप लोग को परसेंट कंपोजिशन में ये बोला जाएगा कि भाई ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन 69.50 है। यह आप लोग को समझना है कि अगर आप लोगों का परसेंट कंपोजिशन 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो बचा हुआ कंपोजिशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है? ऑक्सीजन का होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, जो तुरंत आप परसेंट कंपोजिशन लिखने के बाद करने वाले हो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो हमने लिख लिया परसेंट कंपोजिशन, स्टेप 1 हो गया हमारा। अब स्टेप 2 में क्या करना है हम लोग को, क्या निकालना है? एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एटॉमिक रेशो का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? परसेंट क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन एटॉमिक मास। परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जैसे सोडियम का परसेंट कंपोजिशन कितना है हमारे पास 14.31, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? व्हाट इज द एटॉमिक मास फॉर सोडियम? कितना होता है? 23। सोडियम का 24 लेते हैं, 23 लेते हैं हम लोग? 23 हो जाएगा। देन सल्फर का निकालना है। सल्फर का क्या होगा? परसेंट कंपोजिशन कितना है इसका? 9.97, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है सल्फर का? 32। क्लियर है? देन लेटर ऑन नेक्स्ट वन क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन कितना है? 6.22 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। राइट। इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन कितना दिया है? 69.50, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो अब हम इसका निकालेंगे। तो इसका कितना आ रहा है बताइए? ये कितना आ रहा है? 0.622, बराबर है? चेक कर लो आप। 0.311, देन ये कितना आ जाएगा? 6.22, एंड फाइनली जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 4.34। 4.34। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला है? सेकंड स्टेप किया है। सेकंड स्टेप मतलब हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है? एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो। अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या निकालना है हम लोग को? सिंपल या फिर लीस्ट रेशो, बराबर है?
क्या निकालना है नेक्स्ट इसमें हम लोग को? सिंपल रेशो। अब सिंपल रेशो का फॉर्मूला क्या करना है आप लोग को कि हर एक एलिमेंट के एटॉमिक रेशो में लीस्ट एटॉमिक रेशो, इनमें से सबसे कम किसका है? एटॉमिक रेशो चेक करो, सबसे कम एटॉमिक रेशो किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का है क्या सबसे कम एटॉमिक रेशो? परसेंट कंपोजिशन नहीं, Sulfur. सल्फर का रेशो सबसे कम है। कितना? 0.311। समझ में आ रहा है? ओके, तो आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक रेशो है उसको आप डिवाइड करेंगे लीस्ट एटॉमिक रेशो से, मतलब सल्फर वाले से। ओके, सल्फर को भी सिर्फ सल्फर वाले से ही करना पड़ेगा, इसको भी फिर सल्फर वाले से ही करना पड़ेगा, और इसको भी फिर आप लोगों को सल्फर वाले से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अभी हम देखते हैं इसके आंसर क्या आ रहे हैं। तो आंसर क्या आ रहा है? जैसे इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर लगभग 20 आ रहा है। ओके, और इसका आंसर आ रहा है 40। चेक कर लो, या पॉइंट में आ रहे? पॉइंट में आ रहे तो भी बता दो। पहले वाले का आंसर बताओ कितना आ रहा है? पहले वाले का तो एग्जैक्ट 2 आ जाएगा, दूसरे का भी एग्जैक्ट 1 ही आ जाएगा, यही आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है हमारा? स्टेप 4 क्या है? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? होल रेशो। होल रेशो, लेकिन मैंने होल रेशो के लिए क्या लिखा है? सिंपल रेशो इज कन्वर्टेड टू द होल नंबर। ये ऑलरेडी होल नंबर है ना, हाँ। तो इसको वापस से होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है 2.11, 1.23, 20.83, 14.02 ऐसा, तो फिर मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करता था। जैसे 2.11 को सिंपली 2 लिखता था, 1.23 को 1, 20.83 को शायद 23 और 14.02 को 40। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? होल नंबर रेशो में क्या करता था तो हाँ, लेकिन ये ऑलरेडी जो आप लोगों का सिंपल रेशो है वो होल नंबर में ही आ रहा है, तो आप लोगों को ये होल नंबर वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसके बाद में आप लिखेंगे इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे इसका? इंपेरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला। अब इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जैसे Na कितने टाइम, Na का सिंपल रेशो कितना आया है? 2। 2, तो हम लिखेंगे Na2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सल्फर का कितना आया है? 1 1, तो हम लिखेंगे S। S1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली S लिखा मतलब वो 1 टाइम ही होता है, पता है ना? ओके, देन हाइड्रोजन कितने टाइम आ रहा है? 20। 20। लिखेंगे H20 टाइम्स, बराबर है? ओके, हाँ। देन ऑक्सीजन कितने टाइम आ रहा है? 14। हाँ, 40। इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? Na2S H20O40, बराबर है? अब इंपिरिकल फॉर्मूला देखिए, इंपिरिकल फॉर्मूला लिखने के बाद में हम लोग को क्या लिखना है अभी? इंपेरिकल मास। इंपिरिकल मास निकालना है। ठीक है, तो चलो अब इंपिरिकल मास लिख लेते हैं। तो बताओ Na का, एक Na का मास कितना होता है? 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1/20 प्लस ऑक्सीजन का 16/40। क्लियर है? तो चलो इसका टोटल मास बताओ, इंपिरिकल मास कितना आ रहा है? टोटल इसका कितना आ रहा है? चेक करो, लगभग उतना आ जाएगा, 322 आ रहा है, आ जाएगा। हाँ सर। ओके, क्लियर है? अब उसके बाद में क्या है?
इंपेरिकल मास के बाद में क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज कितना दिया हुआ है? 322। अब मॉलिक्यूलर मास के बाद में फिर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? N एन, राइट। एन का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास divided by empirical mass. Divide by For- empirical. इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा? 322। और इंपेरिकल मास भी 322। मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1। अब फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैलकुलेट द Molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, एन इंटू क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला, बराबर है। तो यहाँ एन की वैल्यू 1 है और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या था? ये वाला, क्या? Na2S20O40। क्लियर है? तो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा? हाँ 322. वही होगा क्योंकि ये 1 ही है। अगर यहाँ 2 होता तो ये सब डबल हो जाता था, मतलब Na 4 टाइम, S 2 टाइम, H 40 टाइम और O 28 टाइम। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा जो आप लोग का क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला था। क्लियर है? हाँ सर। राइट। तो इस तरह से आप लोग को कैलकुलेट करना है किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? नहीं सर। नहीं सर. वेरी गुड, नहीं ठीक है। तो अभी टाइम कितना बचा हुआ है? खत्म ही हो गया, छोड़ो। हो गया। तो आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भेज रहा हूँ, ठीक है? तो वो न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस। और शायद आपके डीपीटी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए होंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या परसेंट कंपोजिशन वाले, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर. That's all for today then. Thank you. कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी कोई बात है क्या, या समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। नहीं सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, नहीं आया है आज का कॉन्सेप्ट? जो नए बच्चे हैं उनको भी पूछ रहा हूं मैं, नए बच्चों में से किसी को नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है क्या? कोई है या नहीं बच्चा नया वाला? पता नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं फिर। That's all for today. Thank you.